हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। सबसे पहले है तुषार की रेल यात्रा। तो चलिए देखते हैं तुषार की रेल यात्रा क्या है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आज से पहले जब गाड़ियाँ नहीं थी तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते थे? क्या आपके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं? तो चलिए देखते हैं, आइए आपके दिमाग की उलझन को हम मिटाते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आरंभिक मानव इधर-उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप पे 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। क्यों आखेटक खाद्य संग्रह किया जाता है? क्योंकि वो शिकार करके ही अपना जो भोजन है उसको इकट्ठा करते हैं, इसीलिए उनको नाम दिया गया आखेटक खाद्य संग्राहक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों का शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़-पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ खाने योग्य हैं और कौन से पेड़ विषैले हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है कि कौन सा फल कब पकेगा, उसका समय क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? ऐसे समुदाय यानी कि जो जंगल में रहे हो, जो आदिवासी समूह के रहे हैं, आदिवासी समुदाय के, उन बच्चों में क्या ज्ञान और गुण है, उन्हीं का वर्णन करने के लिए आपसे ये बोल रहा है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं, उन इन समुदाय का जब ये एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते हैं, उसके कितने कारण हो सकते हैं, तो उसके पीछे इन्होंने 4 कारण दे रखा है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला क्या कह रहा है कि क्या होता था कि जब वो लोग एक जगह पे रहते थे तो वहाँ पे शिकार के वजह से, वहाँ के फल पौधे खाने के वजह से, वहाँ की जो भी फल है, फसल है, वो सारी चीज़ खत्म हो जाती थी। ये वहाँ के जानवर खत्म हो जाते थे, इसलिए उन्हीं की खोज में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण अपने मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जानवर भी एक जगह शिकार ना मिलने के दशा में वो दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह शिकार खोजता है। हिरण अपना जो भी चारा है उसको ढूँढने के लिए दूसरे जगह चला जाता है और इन जानवरों का शिकार करने के लिए ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं, इनके पीछे-पीछे दूसरी जगह जाया करते होंगे। तीसरा कारण यहाँ पे यह है कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। आप देखते हैं कि कई इलाकों में ठंडी होती है, कई इलाकों में गर्मी होती है। गर्मी के सीज़न में अलग फल होते हैं और ठंड के सीज़न में अलग फल होते हैं। तो उसी के अनुसार ये लोग जाया करते होंगे कि कहाँ पे कब कौन-सा फल लगेगा और क किस सीज़न में कहाँ पे हमारे खाने की व्यवस्था हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ये जाया करते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है।
इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग सभी पैदल यात्रा करते थे क्योंकि उस समय पे यात्रा के लिए कोई साधन नहीं था। और यहाँ पे चौथे कारण में क्या दे रहा है कि अगर कई नदियाँ ऐसी होती हैं जो सदाबहार नहीं होती हैं, यानी कि सालों-साल उसमें पानी नहीं रहता है, बारिश होगा तो पानी रहेगा, नहीं तो अन्यथा वो सूख जाती हैं। तो उस दशा में क्या होता है कि आपको दूसरे जगह जाना पड़ता है जहाँ पे झील और नदी यानी कि पानी की व्यवस्था हो और उसी के अनुसार आप जीवन यापन कर सकें। अब यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन है। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुँचने में कितना समय लगेगा? आज के ज़माने में आप या तो पैदल जाते हैं, या तो बाइक से या बाइसिकल से, या तो आप गाड़ी से या तो बस स्कूल की गाड़ी से जाते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि आप पैदल जाते हैं तो आपको कितना समय लगता है? अगर बस या साइकिल से जाओ तो कितना समय लगेगा? पैदल जाएँगे तो कितना समय लगेगा? और स्कूल किस माध्यम से आप जाते हैं, पैदल, गाड़ी या बस? अब दूसरा टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? यानी कि जो आदि मानव हैं, यानी कि पहले के जो मानव हैं, उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरा पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह सम पुरातत्वविद तो आप समझते होंगे, हमने पहले पुराने जो पिछला अध्याय पढ़ाया था उसमें आपको बताया था। पुरातत्वविद जो पुराने चीज़ों की अध्ययन करते हैं उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं, उनके बारे में वो सारी जानकारी रखते हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं कुछ पत्थर के औजार दिया है। यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग करके दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि क, ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं। कौन से वाले? ये जो क वाले हैं ये सबसे कौन से औजार है? ये प्राचीनतम औजार हैं। उसके बाद से ख नंबर का है, तो ये ख नंबर वाला जो है इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया है। इसके कई हजार साल बाद इसको बनाया गया। उसके बाद से हम आते हैं तीसरे नंबर पे, इन्हें और बाद में बनाया गया है। ये उसके बाद बने हुए हैं पत्थर से। उसके बाद से ये बनाए गए और उसके बाद से ये अंगर वाले बनाए गए। ये लगभग 10,000 वर्ष पहले का बनाया हुआ है। ये लगभग 10,000 वर्ष पहले और ये कुछ ही वर्ष पहले के बनाए हुए पत्थर हैं। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन-कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं? कारण सहित उत्तर दो। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे पत्थरों के कुछ उपयोग बताए गए हैं और ऐसे कामों की एक सूची बनानी है कि उन कामों में इन औजारों की आवश्यकता पड़ती है और आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से काम में सामान्य पत्थर उसे किए जा सकते हैं और उसका कारण दीजिए और उसका उत्तर भी दीजिए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ियों का काम किसके लिए? ईंधन का, और दूसरी उसी से झोपड़ी और औजार भी बनाए जाते थे। जो भी औजार की मुठिया वगैरह होते हैं, वो लकड़ियों से ही बनाए जाते थे। तीसरा टॉपिक है कि रहने की जगह निर्धारित करना। किसके अनुसार जगह निर्धारित की जाती थी कि लोग कहाँ पे निवास करेंगे? आपसे कह रहा है कि मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। पुरास्थल मतलब पुराने स्थल, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली हैं, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? आखेटक खाद्य संग्राहकों के, पुरास्थल। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने-चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए पुरास्थल जो रेड वाले हैं, भीमबेटका आपका जो ये है, ये कहाँ पड़ेगा? ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी हम लिख देते हैं शॉर्टकट में। और यहाँ पे नदी है आपकी नर्मदा नदी। यहाँ पे आप हुस्नी जो कि आपका पड़ेगा कर्नाटक में,
हुस्नी पड़ेगा आपका कर्नाटक में, और कर्नाटक के पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कृष्णा नदी। उसके पास से कौन-सी है? उसके पास से एक है कुरनूल गुफाएँ। यहाँ पे कुरनूल एक पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है? ये सब के सब कैसी स्थल हैं? तो ये पूरा पसाड़ी पुरास्थल हैं, यानी कि सबसे पुराने वाले पुरास्थल हैं, जहाँ पे सबसे पहले पत्थर के हथियार तथा आखेटक खाद्य संग्राहक जो हैं, उनके प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन सा जगह हो जाएगा? भीमबेटका, हुस्नी, कुरनूल गुफा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हुस्नी कर्नाटक में, कुरनूल गुफाएँ आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। लोग कहाँ ऐसी जगह ढूँढते थे कि जहाँ पे पत्थर अच्छे किस्म के मिले, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। और ऐसे स्थल जहाँ पे पत्थर अच्छे से मिल जाते थे और पत्थरों से औजार बनाया जा सकता था, उस स्थल को ही उद्योग स्थल कहा गया। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते हैं। ऐसे आवासीय पुरास्थल किसको कहा गया? ऐसे पुरास्थल जहाँ पे लोग पुराने ज़माने में रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएँ विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, इसके लिए क्योंकि ये प्राकृतिक निवास है, और दूसरी बात कि यहाँ पे आप हवा, पानी, धूप सारी चीज़ों से बच सकते हैं, ठंड से भी बच सकते हैं, गर्मी से भी आपका बचाव हो सकता है। और तीसरा कारण हो सकता है कि आप जंगली जानवर से भी इसमें अपना बचाव कर सकते हैं। प्राकृतिक जो भी आपदाएँ जैसे कि हवा तूफ़ान आ गया, चाहे कुछ भी आ गया, आँधी आ गई, उससे भी आप इस कंदराओं और गुफाओं से अपनी जो भी सुरक्षा है वो कर सकते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब क्या पूछ रहा है आपसे कि उन इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो चलिए देखते हैं। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े मिलते हैं। ऐसी जगहों पर क्या मिलते हैं? बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे-फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी-कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। यानी कि किसी जगह पे अगर ज़्यादा रह गए और वहाँ पे कुछ उद्योग धंधा भी किया तो उसको आवासीय उद्योग स्थल कहते थे, आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। और इन चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे मिली उद्योग स्थलों के बारे में? वहाँ पे जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने क्या किया, कोई सामान बनाया और वहाँ पे छोड़ के चले गए। या तो वहाँ पे बहुत अधिक दिन रहे तो उसको काटा-पीटा किसी भी पत्थर को, तो उसके जो भी टुकड़े हैं वहाँ पे बचते चले गए। उसके बस है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन-सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? अगर हमारा बस जगह जो है रहने का है तो उसको हम कहेंगे आवास। उद्योग स्थल यानी कि वहाँ पे कोई भी हमारा काम, व्यापार, कोई भी चीज़ चल रहा हो तो उसको हम उद्योग स्थल कहेंगे। तीसरा ये है कि अगर हम वहाँ पे रहते भी हों और हमारा कोई उद्योग भी है तो उसको हम कहेंगे आवास और उद्योग स्थल। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो हम अन्य में भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पुरास्थल किसे कहते हैं? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसको कहते हैं कि जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। कहाँ-कहाँ? ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाया जाता है। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अभी नहीं, इन सारे पुरास्थलों के बारे में एक-एक करके हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। उसके बाद से है नेक्स्ट टॉपिक, पसाड़ औजारों का निर्माण, यानी कि पत्थर के औजारों का निर्माण। पसाड़ उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कि पहला तरीका क्या था? पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता था।
एक पत्थर को औजार बनाने के लिए और एक पत्थर को हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकाले जाते हैं, तब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। तब तक उस पे सल्क निकाला जाता है जब तक वांछित आकार जिस तरह का चाहते हैं उस तरह का जो औजार है वो बन ना जाए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक का क्या मतलब है? इसमें क्रोड को एक स्थित सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इसी क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके पास है आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई? चलिए इसको देखते हैं। मानचित्र 2 में आपने कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 14। ठीक है, पृष्ठ में हम देखते हैं कि जो कुरनूल गुफा है वो कहाँ है। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया कि कुरनूल गुफाएं कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे ये कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था। ये क्या है, पूरा पहाड़ी पूरा स्थल है। आग का इस्तेमाल, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं और कुरनूल में ही क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल में क्या मिले, कुरनूल में मिले हैं राख के अवशेष। ये मिला है आपका कुरनूल में। कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल में मिले हैं राख का, ये मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश में ये जगह। और यहाँ पे क्या मिला है, राख का अवशेष मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इससे क्या पता चलता है कि जो आरंभिक लोग थे जो कि कुरनूल गुफा के आसपास रह रहे थे, वे लोग क्या जलाना सीख गए थे, आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। उसके बाद से है आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। आज हम किसके लिए करते हैं, तो आज आप देख सकते हैं खाना पकाने के लिए, ठंड में आग सेक। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, तो देखते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 साल पहले क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ने से क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान उगने लगे। इससे घास को खाने वाले जानवर भी बढ़े, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यानी कि जैसे ही घास के मैदान बढ़े तो उन जानवरों की जो घास खाने वाले जानवर हैं उनकी भी तादाद बढ़ गई, जैसे कि हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, भेड़, बकरी और गाय। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि इन जानवरों का जैसे शिकार करते थे वे लोग इनके बाकी सारी आदतों और खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी, सभी चीज़ की ये लोग जानकारी लेने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। क्या कह रहा है कि हो सकता है कि उस समय तक ये लोग उनको पालने की बात, यानी कि जानवरों को पालतू बनाने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। यानी कि मछली भी क्या हो गई है, अब जाके ये भी भोजन की अच्छी खासी स्रोत बन चुकी है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्या-क्या उग रहे थे? गेहूँ, जौ और धान। कैसे? प्राकृतिक रूप से। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। और क्या अंदाजा लगा रहे हैं जो भी पुरातत्वविद हैं कि शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया गया होगा। चलिए आइए देखते हैं नाम और तिथियों के बारे में। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पसाड़ काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पसाड़ यानी कि पत्थर से बना है, यानी कि प्राचीन पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पसाड़ काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है।
यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो समय होगा, वो आपका कहलाएगा पूरा पाषाण काल। और उसके बाद से इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग, यानी कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। कब? जब मौसम के, पर्यावरण के बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगे, उसको हमने क्या कहा है? मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय मध्य पाषाण काल कहा गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। यानी कि जो भी छोटे-छोटे इसमें औजार थे, वो बहुत छोटे-छोटे थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया, यानी कि छोटा लघु पाषाण कहा गया। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ-साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी कि जो पुराने समय के औजार बन रहे थे, वो मेसोलिथिक पीरियड यानी कि लघु पाषाण काल में भी बनाए जा रहे थे। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो, इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से होती है। और जो सबसे बाद में यानी कि 10,000 साल पहले से युग शुरू हुआ, उसे हमने नवपाषाण युग कहा। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण का मतलब क्या होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे। क्या सीखने लगे थे? कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। सारा चीज़ यानी कि अनाजों के बारे में देखते-देखते कि कब उगता है, कब पकता है, कब काटने लायक हो जाता है। ये सारी चीज़ देखते-देखते जो भी पुराने प्राचीन मानव रहे होंगे, उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी होगी। दूसरा है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। कहाँ-कहाँ से? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। किसका चित्र बनाया गया है शैल चित्रकला में? जंगली जानवरों का, और वो बहुत ज़्यादा सजीव किया गया है, जो अच्छे से दिखता है कि क्या जानवरों को बनाया गया है। अब कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल-मूल का संग्रह किया करते थे। जो सबसे प्राचीन आरंभिक लोग थे, वो क्या करते थे? शिकार तथा फल-मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल-मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि महिलाएं शिकार करती थी, कि पुरुष औजार बनाते थे, कि महिलाएं चित्रकारी करती थी, कि पुरुष फल-मूल इकट्ठा करते थे। इसके बारे में कोई बात, लेकिन 2 ही बातें हो सकती हैं। पहला, महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किया करते होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परंपराएं भी रही होंगी। एक यहाँ पे टॉपिक है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। यानी कि सबसे जब प्राचीन, यानी कि पूरा प्राचीन जो पाषाण युग था, उसमें क्या होते थे? भारत में भी शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र के पटने। महाराष्ट्र का एक जगह है पटने, और उस पुरास्थल से मिला है शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, और उस अंडों के छिलकों पर क्या मिलता है? चित्र बनाए गए मिलते हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, और इन अंडों से क्या बनाए गए हैं? मनके बनाए गए हैं, जो माले में गूँथे जाते हैं। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? क्या है कि इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा?
आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? पहले आप देख रहे हैं कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें भारत में भी मिलते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है, जिससे पता चलता है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। अब चलिए हुस्नी को देखते हैं कि हुस्नी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुस्नी कहाँ है? आपको मैंने बताया कि हुस्नी है कर्नाटक में। कर्नाटक भारत में एक जगह है और ये उसी में एक जगह है हुस्नी। हुस्नी ढूँढिए, यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग-अलग कार्य में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। जो हुस्नी है वो क्या रहा होगा? आवास और उद्योग स्थल रहा होगा। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अधिकांश औजार कौन से पत्थर से? तो चूना पत्थर से बनाए जाते थे। इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। और इन्हीं पत्थरों से अधिकांशतः जो भी औजार टूल्स बनाए गए हैं उनसे बनाए जाते हैं। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? अन्यत्र अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। जो मैप वाली आपकी एक बुक होती है उसमें आप किसको ढूंढिए? फ्रांस को। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 पहले से लेकर 10,000 पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम्हें इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फ्रांस की गुफा में बना हुआ एक चित्र है। ये जो चित्र है और इसका कारण पूछ रहा है कि आप क्या बता सकते हैं कि इसको बनाने का क्या रीज़न रहा होगा? यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन-कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या बताया? पूरा पाषाण काल बताया 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक। मध्य पाषाण युग जो होगा वो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले, और जो नव पाषाण युग का आरंभ होगा वो कब होगा? 10,000 साल पहले। और इन्हीं नव पाषाण काल में ही गेहूं, जौ, धान जैसे फसलों का उगना भी शुरू हो गया था। और इन्हीं सालों में मध्य पाषाण युग के ही सालों से जो घास के मैदान हैं वो भी बनने लगे थे, और उसी के बाद से जो भी ये घास खाने वाले जानवर थे वो भी बढ़े थे। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे इसी तरह के एनसीईआरटी की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।